MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित से पाठ एक संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली 1.3 कुल 9 प्रश्न दिए गए हैं। सभी के सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में हल करेंगे। प्रश्नावली 1.3 के अलावा पाठ की जो भी अन्य प्रश्नावलियां हैं या फिर परीक्षा वाली वीडियो है, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझना। इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं प्रश्नावली 1.3 अगले पेज से। प्रश्नावली में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। इसमें है निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जो भी हमें यहाँ पर भिन्न दिए गए हैं, इन भिन्नों का हमें दशमलव रूप लिखना है और ये भी बताना है जो भी दशमलव रूप आया है वो किस प्रकार का है। 3 प्रकार का दशमलव रूप होता है, शांत, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। इनमें से कौन सा दशमलव रूप मिलेगा हमें वो भी बताना है। तो सबसे पहले वाले भाग को देखो, इसमें दिया है 36/100 भाग करना पड़ेगा हमें। तो जो भी हमारा 36 है उसको अंदर रख लिखा जाएगा और जो भी बाहर वाली संख्या हमारी 100 है इससे भाग कर दिया जाएगा। अब 36 छोटा है, 100 बड़ा है। भाग करने के लिए क्या करेंगे, शून्य लगा करके यहां पर एक बिंदु लगा लेंगे और इस बिंदु के बदले 36 के पीछे हम एक शून्य यहां पर लगा देंगे। भाग करना तो आपको आता ही होगा, 9वीं क्लास में आ गए हो। तो भाग करने के लिए अब क्या करेंगे, 100 के पहाड़े को 3 तक लेकर जाएंगे। 100 तिया 300 हो जाता है। यहां पर हमारा 360 में से 300 को घटाएंगे तो 60 यहां पर आ जाएगा। बिंदु हम पहले से लगा चुके हैं तो एक शून्य यहां पर अपनी तरफ से लगा लेंगे। अब 100 के पहाड़े को लेकर जाएंगे 6 तक। 100 छिका 600 हो जाता है। शेषफल में हमारा कुछ भी नहीं बचा तो शून्य यहां पर आ जाएगा 600 में से 600 को घटाने पर। अगर हमारा शेषफल शून्य आ जाए तो किस प्रकार का दशमलव प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। यहां पर लिख देंगे, ये दशमलव प्रसार हो जाएगा हमारा शांत। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। देखो दशमलव प्रसार हो गया 0.36 और किस प्रकार का है, शांत दशमलव प्रसार है। उत्तर हमने पहले वाले भाग का ज्ञात कर लिया। दूसरे वाले भाग के लिए यहां पर आ जाते हैं। 1/11 इसमें हमें दिया गया है। तो सबसे पहले ऊपर जो हमारा 1 है इसको अंदर लिखेंगे और 11 से इसको भाग करेंगे। 11 से छोटा होता है 1, तो फिर से यहां पर शून्य लगा करके बिंदु अपनी तरफ से लगा लेंगे। जो भी हमने ये बिंदु लगाया है, ये बिंदु की बजाय हमें बिंदु की जगह पर हम एक शून्य यहां पर लगा सकते हैं। अब देखो बिंदु लगा लिया, शून्य लगा लिया, उसके बावजूद भी जो 10 हमारा ये बना है 11 से तो छोटा ही है। हमें एक और शून्य की आवश्यकता होगी तो एक और शून्य लगा लिया है। अगर हम 2 शून्य लगाते हैं एक के बदले तो यहां पर हमने बिंदु लगा लिया, एक शून्य और लगाया है तो उसके बदले यहां पर एक शून्य हमें ऊपर और लिखना होगा। सीधी सी बात है। अब इसके बारे में मतलब 11 का पहाड़ा लिखेंगे। 11 को 9 से गुना करेंगे, 11 में 99 हो जाएगा। 100 में से 99 को घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अब एक शून्य तो हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, लेकिन एक और शून्य लगाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें ऊपर भी शून्य यहां पर लगाना पड़ेगा 9 के पीछे। ठीक है, तो दूसरा शून्य यहां पर लग जाएगा। फिर से 11 के पहाड़े में 100 तो नहीं आता है, लेकिन 100 से कम 11 में 99 हमारा आता है। बार बार हमारा 1 इसमें आता रहेगा। यहां पर भी हमारा 1 आया था, यहां पर भी हमारा 1 आया था और जब भाग हमने शुरू किया था यहां पर भी 1 ही था। यानी कि जो भी हमारा ये दशमलव प्रसार है इसमें क्या आता रहेगा, बार बार 0909 इसमें बार बार आता रहेगा। जो दो दशमलव प्रसार है यानी कि 1/11 जो है इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.09 लिखेंगे। बार बार क्या आता है, 0909 आता है। तो जो भी हमारा 09 है इसके ऊपर इस तरह से हमें बार लगा देना है। और किस प्रकार का है ये दशमलव प्रसार, आप देख रहे हो इसमें संख्या जो हमारी है वो बार बार रिपीट हो रही है, आवृत्ति उनकी हो रही है। तो लिखेंगे यहां पर दशमलव प्रसार का प्रकार हो जाएगा अनवसानी आवर्ती। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा भाग यहां पर हमने हल किया है। अभी कुछ भाग और भी बचे हैं, उनके लिए अगले पेज पर आ जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हो तीसरा वाला भाग हमारे सामने है। तीसरे वाले भाग में है 4 सही 1/8। सबसे पहले तो जो भी हमारा ये भिन्न दिया गया है इसको सीधा सीधा कैसे लिखे, आसान भाषा में कैसे लिखें, देखो आसान तरीका बताता हूं। 8 जो है हमारा इसको ऊपर 4 में गुना कर दो, 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, 8 चौके 32 हो गया। 32 में ऊपर वाला 1 जोड़ दो।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 चौके 32 जमा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33 बटे में 8 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा और नीचे वाली संख्या में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। यानी कि इसको हल करने के लिए ऊपर हमारी संख्या 33 जो है वो उसको अंदर रखेंगे और 8 से इसको भाग कर देंगे। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 तिये 24 होता है, 8 चौके 32 होता है, तो यहां पर 32 आ जाएगा। 33 में से 32 को घटाएंगे, हमें मिल जाएगा यहां पर 1। इसके बाद फिर से क्या करना होगा, हमें 8 से छोटी संख्या हमारे पास आ गई है तो हम यहां पर दशमलव लगा लेंगे। जो भी हमने ये बिंदु लगाया है, दशमलव लगाया है, उसके बदले यहां पर एक शून्य अपनी तरफ से रख देना है। 8 के पहाड़े में अब 10 आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता, लेकिन 8 एकम 8 जरूर आता है। 10 में से 8 को घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 2। बिंदु हम लगा चुके हैं तो एक शून्य अपनी तरफ से लगा लेंगे। 8 के पहाड़े में 20 नहीं आता है। 8 दूनी ये हो जाता है 16। 20 में से 16 को घटाएंगे तो आ जाता है 4। 4 के पीछे अपनी तरफ से शून्य लगा लेंगे। 8 के पहाड़े में 40 आता है भाई। 8 पंजे 40 आता है। यहां पर आप देख सकते हो जो भी शेषफल है उसमें हमें 40 में से 40 को घटाने पर शून्य की प्राप्ति हुई। यानी कि जो भी ये दशमलव प्रसार हमें मिला है 4.125, ये किस प्रकार का होगा? 4 सही 1/8 का जो भी दशमलव प्रसार है वो हो जाएगा हमारा शांत। यहां पर हम लिख देंगे। अगर शेषफल में शून्य मिल जाए तो शांत दशमलव प्रसार हो जाता है। और दशमलव प्रसार यहां पर हमने ज्ञात कर लिया है। तीसरा वाला भाग हुआ कंप्लीट। चौथे वाले भाग के लिए आएंगे। चौथे वाले भाग में हमें यहां दिया है 3/13 यानी कि 3/13। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें जो भी हमारा 3 है उसे अंदर लिखेंगे, 13 जो है उसको यहां पर बाहर लिखा जाएगा। अब इसको भाग करना है। सबसे पहले शून्य लगाकर दशमलव हम लगा लेंगे। जो भी ये बिंदु लगाया है इसकी जगह, इसके बदले हम यहां पर 3 के पीछे शून्य लगा देंगे, 0 अपनी तरफ से लगा लेंगे। अब 13 का पहाड़े में 30 है। 13 दूनी 26 होता है तो यहां पर 26 आ जाएगा। 30 में से 26 को घटाएंगे तो यहां पर हमें मिलेगा 4। इसके पीछे अपनी तरफ से शून्य लगा लेंगे। 13 तिये होता है 39, यहां पर हमें 1 मिल जाएगा शेषफल में। उसके बाद फिर इसके पीछे शून्य लगाएंगे। आप देखो 13 से छोटा है एक शून्य लगाने के बावजूद, तो हमें 2 शून्य लगाने पड़ेंगे। 2 शून्य अगर हमें लगाने हैं तो यहां पर भी हमें शून्य लगाना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर ये 100 हो जाएगा। अब 13 के पहाड़े में 100 तो नहीं आता है, लेकिन 13 सत्ते होता है 91। 100 में से 91 को घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 9। इसके पीछे अपनी तरफ से शून्य लगा लेंगे। इसके बाद इसी को आगे करेंगे। 13 छिके, 13 छिके कितना होता है? 13 को 6 से गुना करने पर हमें मिलेगा 78। 13 छिके 78 होता है। 90 में से 78 को घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 12। इसके पीछे अपनी तरफ से शून्य लगा लेंगे। क्योंकि हम बिंदु लगा चुके हैं तो एक शून्य अपनी तरफ से लगा सकते हैं। इसके बाद यहां पर 13 निमे कितना होता है? 13 निमे होता है 117। 120 में से 117 को घटाएंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा 3। आप देखो शुरुआत में जब हमने भाग शुरू किया था जब 3 था, फिर से यहां पर 3 आ गया है। यानी कि जो भी हमारा दशमलव के पीछे वाली संख्याएं हैं वो दोबारा से उनकी आवर्ती होगी, वो दोबारा से रिपीट होंगी। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो भी हमारा ये है भिन्न 3/13, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 0.230769 हो जाएगा। और जो भी हमारी ये संख्या है दशमलव के बाद ये सारी की सारी दोबारा से आएंगी, दोबारा से इनकी आवर्ती होगी। तो इन सभी संख्याओं के ऊपर इस तरह से हमें बार भी लगा देना है, एक डंडा सा लगा देना है। अब यहां पर जो भी हमारा ये दशमलव प्रसार है ये किस प्रकार का है देख सकते हो। यहां पर संख्याएं हमारी आवर्ती होगी इनकी, तो हम क्या कहेंगे? अनवसानी आवर्ती। यहां पर लिख देंगे अनवसानी आवर्ती। किस प्रकार का दशमलव प्रसार है ये? अनवसानी आवर्ती वाला। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और चौथा भाग हमने यहां पर कंप्लीट किया। अभी 2 भाग और भी बचे हैं, उनके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां वाला भाग आ जाता है। इसमें हमें भिन्न दिया गया है 2/11। तो जो भी हमारा 2 है ऊपर वाली संख्या इसको अंदर रखेंगे, 11 से इसको भाग करेंगे। 11 से छोटा है 2 तो इसके पीछे शून्य लगाएंगे। अगर हमने यहां पर शून्य यानी कि 0 लगाया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा यहां वाली संख्या है यहां पर हमें 0 और उसके पीछे दशमलव लगाना पड़ेगा। भाग करने का ये नियम होता है। अब देखो 11 एकम 11 हो जाएगा हमारा यहां पर। अब 20 में से 11 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 9 के पीछे अपनी तरफ से शून्य लगा लेंगे। 11 अट्ठे होता है
88, 90 में से 88, सॉरी 88 आएगा यहाँ पर। 88 को घटाएंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। हमने शुरू जो किया था भाग करना वो 2 से किया था, शेषफल में हमें फिर से 2 मिल गया है, यानी कि जो भी हमारे ये दशमलव के बाद वाली संख्याएं हैं 1, 8, ये फिर से इसमें आ जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि 2/11 जो है उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, 0.18 है। और जो भी हमारा 1, 8 है ये बार बार इसी तरह से इनकी आवृत्ति होती रहेगी, तो इनके ऊपर इस तरह से एक बार लगा देना है। और किस प्रकार का दशमलव प्रसार है उसके लिए यहां पर लिख देंगे। 1 और 8 की बार बार आवृत्ति हो रही है तो अनवसानी आवृत्ति हो जाएगा इस दशमलव प्रसार का प्रकार। ये वाला भाग हमने कर लिया है कंप्लीट। आखिरी वाला भाग जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, उस पर आ जाते हैं। इसमें हमें दिया गया है 329 बटे में 400। ऊपर वाली संख्या हमें देखनी है। ऊपर वाली जो भी संख्या होती है उसको अंदर लिखा जाता है, 329 लिखा, उसके बाद बाहर हमने 400 लिख लिया। अगर 400 का पहाड़ा नहीं आता है तो 4 का पहाड़ा तो आता ही होगा ना, आसानी से उस 4 के पहाड़े से ही इसको हल कर लिया जाएगा। अब देखो 400 से छोटा है हमारा 329, तो क्या किया जाए, इसके पीछे हम शून्य लगा लेते हैं। 400 के पहाड़े में 3290 कब आता है बिल्कुल नहीं पता होगा, लेकिन आप देखो यहां पर 4 है, यहां पर 32 है। 4 के पहाड़े में 32 कितने पर आता है, 4 अठे 32 होता है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 400 अठे 32, उसके पीछे 2 जीरो हमें अपनी तरफ से लगा देनी है। देखो 4 को 8 से गुना करेंगे 32 हो जाएगा, और 2 जीरो जो यहां पर हैं वो यहां पर ऐसी की ऐसी लगा देनी है, यानी कि 400 को 8 से गुना करने पर 3200 हमें मिल जाएगा। ऊपर वाली संख्याओं में से नीचे वाली संख्याओं को घटाएंगे, 3290 में से 3200 को घटाएंगे तो यहां पर हमें मिलेगा 90। अब जो भी हमारा संख्या है, अरे शुरुआत में हमने यहां पर शून्य अपनी तरफ से लगाया था ना, तो उसके लिए हमने 0 और दशमलव तो लगाया ही नहीं, गलती हो गई ना हमसे। तो सबसे पहले यहां पर 0 और हमने दशमलव लगाया, उसके बाद 400 को 8 से गुना करने पर हमारा यहां पर 3200 आया। ठीक है, अब आगे इसको हल कर रहे हैं। अब 400 के पहाड़े में 90 तो आएगा नहीं, अपनी तरफ से इसके पीछे एक शून्य लगा लेते हैं। 400 के पहाड़े में 900 भी नहीं आता है, लेकिन 400 दूनी होता है यहां पर 800। अब 900 में से 800 को घटाएंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। 400 से छोटी संख्या 100 आई है यहां पर, तो अपनी तरफ से फिर से हमें यहां पर शून्य लगाना पड़ेगा। 400 के पहाड़े में यहां पर हमारा 1000 नहीं आता है, लेकिन 1000 से छोटी संख्या 400 दूनी यहां पर हमारा 800 आ जाएगा। 1000 में से 800 को घटाने पर हमें मिल जाएगा यहां पर 200। अब आप देखो 200 आया है, ये भी हमारा 400 से छोटा है, अपनी तरफ से फिर से हमें शून्य लगाना होगा। अगर अपनी तरफ से हमने 0 लगा लिया, अब 400 के पहाड़े में 2000 तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। कब आएगा, 400 को 5 से गुना करने पर हमारा 2000 आ जाएगा। 400 पंजे 2000, शून्य यहां पर हमारा शेषफल में आ गया। अगर शेषफल में हमारा शून्य आ जाता है तो किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा, ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं 329 बटे में 400, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.8225। ये तो दशमलव प्रसार हुआ, और किस प्रकार का है ये दशमलव प्रसार, शांत है। तो यहां पर हमने शांत लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी भाग हमें दिए गए थे सभी को हमने दशमलव रूप में लिख दिया है, और किस प्रकार का दशमलव प्रसार है ये भी हमने बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 करना है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया गया है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? बिल्कुल बिना भाग किए जो भी ये दशमलव प्रसार हैं हम बता सकते हैं, अगर हमें पता हो 1/7 जो भी इसका मान हमें दिया गया है। कैसे बताना है ये देखो, 2/7 से लेके 6/7 तक के हमें दशमलव रूप लिखने हैं। तो हल में सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें दिया गया है 1/7 बराबर में हमें दिया गया है 0.1428557, ये हमें लिख लेना है। बार भी लगा है तो ये भी हमें लगा देना है। अब जो जो भी हमें ज्ञात करने हैं उनके बारे में लिखेंगे। हमें 2/7 ज्ञात करना है,
बराबर का निशान लगा लो। 3/7 हमें ज्ञात करना है, बराबर का निशान। 4/7 हमें ज्ञात करना है, बराबर का निशान। 5/7 हमें ज्ञात करना है, बराबर का निशान। और आखिरी में यहां पर 6/7 भी लिखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। अब यहां पर ध्यान से समझना मैं क्या करने वाला हूं, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। देखो आसानी से समझो, जो भी हमारा 2/7 है, मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूं, 2 गुना में 1/7 में लिख सकता हूं इसको। ध्यान से समझो इसे। अगर मैं 2 को 1 से गुना कर दूंगा तो 2 एकम, ऊपर हमारी 2 हो जाएगा, नीचे 7, ऐसा का ऐसा। इसी तरह से 3/7 को मैं लिख सकता हूं 3 गुना में 1/7। 4 को मैं लिख सकता हूं 4 गुना में 1/7। 5 को मैं लिख सकता हूं 5 गुना में 1/7। और 6 को लिख सकता हूं मैं 6 गुना में 1/7। अब आगे वाला जो स्टेप है उसको भी ध्यान से समझना, एक कदम और आगे बढ़ने वाले हैं हम। देखो 1/7 जो भी हमारा यहां पर है उसका मान हमें पता है कि 1/7 के बराबर 0.142857 है। तो हमें क्या करना होगा, दो हम ऐसा का ऐसा रखेंगे, जो भी हमारा ये वाला 2 है ऐसा का ऐसा रहेगा, गुना का निशान भी लगा लेंगे। और जो भी हमारा 1/7 है उसके स्थान पर हमें इसका दशमलव रूप लिख देंगे, जो हमारा है 0.1428557, ये हमें लिख देना है। बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पर भी हम क्या करेंगे, 3 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, गुना का निशान लगा करके जो हमारा 1/7 है उसके स्थान पर लिखेंगे 0.1428557। इसी प्रकार से यहां पर 4 हमारा ऐसा का ऐसा, वो गुणा में 1/7 की जगह पर हम दशमलव रूप लिखेंगे 0 यहां पर आ जाएगा हमारा 1428557, ऊपर बार भी लगा देंगे। इसी तरह से यहां पर हमारा 5 ऐसा का ऐसा, गुना का निशान लगा करके 1/7 की जगह पर उसका दशमलव रूप 0.1428557 हमें लिख देना है। और आखिरी हमारा जो 6 है उसके साथ भी 6 गुना में 0.1428557 ये हमें लिख देना है। अब गुना करना तो आपको आता है ना, गुना करके मुझे बताओ कि अगर हम 2 से 3 से 4 से 5 से इस जो भी दशमलव रूप है इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, वही हमारा हो जाएगा 2/7 का, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव रूप है। एक साइड में रफली कर लो, देखो एक साइड में लिखो 0.1428557, 2 से गुना करेंगे, ठीक है। 2 से गुना करने पर कितना आ जाएगा, यहां पर गुना खुद से करो, मैं फटाफट से लिख दूं। 2 से अगर 1428557 को गुना करेंगे तो ये संख्या हमें मिल जाएगी। यहां पर इसका उत्तर लिख देंगे 0.2855714, यानी कि जो भी हमारा 2/7 है उसका दशमलव रूप हो जाएगा 0.2855714। ऊपर यहां पर हमें बार भी लगाना है सभी की सभी संख्याओं के ऊपर। इसी प्रकार से जो भी हमारा यहां पर 3 गुना में है इसको 3 से गुना करना होगा अब की बार। तो यहां पर जो हमने 2 से गुना किया है, अब की बार यहां से इसे हटाता हूं मैं और 3 से गुना कर देता हूं, फटाफट से कर देता हूं आपके लिए। 3 से गुना करने पर 0.42857 हो जाएगा। तो 3/7 का जो दशमलव रूप है वो क्या हो जाएगा, 0.42857। एक ऊपर यहां पर बार लगा देंगे, जैसे हमने यहां पर पहले 2 से गुना किया, उसके बाद 3 से गुना किया। अब की बार क्या करेंगे, जो भी हमारी ये संख्या है इसको 4 से गुना करेंगे। तो 3 को हटा के यहां पर मैं 4 लिख लेता हूं और जो भी नीचे वाली मेरी संख्याएं हैं इनको हटा देता हूं, फटाफट से गुना करता हूं। 4 से गुना करेंगे तो ये हमारी संख्या आ जाएगी। 5 से अगर हम गुना करेंगे इस वाली संख्या को तो क्या आएगा, यहां पर आ जाता है। 6 से गुना करेंगे तो यहां पर मेरी संख्याएं आ गई हैं। तो फटाफट से उत्तर हमारा लिख देते हैं। 4/7 क्या हो जाएगा, 4 से गुना करने पर आ गया है मेरा यहां पर 0.57142 है। इसके ऊपर बार भी लगाना है, ध्यान रखना है बार बहुत जरूरी है। 5 से गुना करने पर हमारा ये वाली संख्या आ गई है, तो 5/7 जो हमारा है ये हो जाएगा 0.714।
4 2 8 5, इसके बाद इससे आगे 6 से गुना करने पर हमने यहां पर गुना किया है 6 से, तो 6 से गुना करने पर कितना आ जाएगा 0.8571 आ जाएगा। और बार भी लगा देना है सभी के ऊपर ध्यान से, बिना भाग किए। अगर हमें 1/7 पता है तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 जो भी हमारे यहाँ पर भिन्न है बनते हैं, इनके दशमलव प्रसार हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 करना है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जब भी परीक्षा होगी तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा यानी कि एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझ लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है निम्नलिखित को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पर p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है। q हमारा 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर आप देखो 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। 0.6 के ऊपर बार अगर लगा हुआ है तो इस वाली संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं 0.6666, इसमें ये रिपीट होगा, 6 की इसमें आवृत्ति हो रही है। तो इसके हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मानना होगा। मैं मान लेता हूं कि जो भी मेरा 0 ये है x के बराबर 0.6666, ये हमारा x के बराबर है। जब ये मान लिया है हमने तो अब जो भी हमारा ये समीकरण बना है इसको कहेंगे समीकरण नंबर पहला। समीकरण नंबर पहले को हम 10 से गुना करेंगे। अगर यहां पर एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो हम कितने से गुना करेंगे, देखो एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो 10 से गुना करेंगे, दो संख्या के ऊपर बार लगा है तो 100 से गुना करेंगे, तीन संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो 1000 से गुना किया जाता है। तो यहां पर देखो सिर्फ अकेली संख्या के ऊपर एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो हमें 10 से गुना करना होगा पहले वाले समीकरण को। तो उसके लिए यहां पर लिखता हूं दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। इस साइड में हमारा x है, 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x, बराबर का निशान लगा लेंगे। और जो हमारा 0.666 है इसको हम 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखो जो भी दशमलव हमारा है ये बिंदु हमारा है ना, 10 से गुना करने पर बिंदु यहां पर आ जाएगा, 6 के पीछे चला जाएगा। हमारा 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा 6.6666, इस तरह से ये हमारी संख्या बन जाएगी। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर दूसरा। दो समीकरण हमारे बन गए हैं। अब क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को हम घटाएंगे। तो उसके लिए यहां पर लिखूंगा दूसरे में से पहले समीकरण को घटाएंगे। दूसरे में से पहले को घटाना है तो पहले हमें दूसरा समीकरण लिखना पड़ेगा। दूसरा समीकरण हमारा है 10x बराबर में हमारा 6.6666, इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा। दूसरा समीकरण जो भी हमारा था वहां हमने लिख लिया है। इसके बाद पहला समीकरण इसी के नीचे लिखा जाएगा। पहला समीकरण हमारा है x बराबर में 0.6666, इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा। एक यहां पर लाइन लगा लेंगे, घटा का निशान लगा लेंगे। ऊपर हमारा 10x है, नीचे हमारा x है। 10x में से x को अगर घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x, बराबर का निशान लगा लेंगे। ऊपर वाली संख्या देखो दशमलव के बाद 666, यहां पर भी दशमलव के बाद 666, यानी कि दशमलव के बाद अगर संख्याएं बराबर हैं घटने पर वो शून्य हो जाएंगी। दशमलव से इधर वाली जो संख्याएं हैं उसको देखो, दशमलव से इधर हमारा 6 है, इधर हमारा 0 है। 6 में से शून्य को घटाएंगे, 6 में से 0 को घटाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा, सॉरी 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, अब हमारा x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर में हमारा 6 और 9 यहां पर x के साथ में गुना है। अगर इस 9 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा भाग में 6/9 आ जाएगा। अब 3 के पहाड़े में हमारा 6 भी आता है, 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर में ये हो जाएगा हमारा 2/3। आप यहां पर देखो जो हमारा 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है इसको p/q के रूप में लिखेंगे तो 2/3 हमारा ये आ जाएगा। आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 के पहले वाले भाग को हमने p/q रूप में लिखा तो ये हमारा उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला भाग हमने कंप्लीट किया। अभी हमें दूसरा भाग भी करना है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा वाला भाग हमारे सामने आ जाता है। जैसे पहले वाले भाग को हल किया था उसी प्रकार से दूसरे वाले भाग को हल करना है। यहां पर हमें दिया है 0.47 है और बार कितनी संख्याओं पर लगा हुआ है, ये ऊपर की तरफ आप देखो ये सिर्फ 7 पे लगा हुआ है। तो जो भी हमारी ये संख्या है इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 0.47 आ जाएगा। अब रिपीट यानी कि आवर्ती कौन सी संख्या की होगी, जिसपे बार लगा है, 7 पे लगा है तो बार बार 7 यहां पर आता चला जाएगा, आगे इस तरह से ही बार बार 7 आता रहेगा। यानी कि जो भी हमारी ये संख्या है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्या करना है, हमें इसको p बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना जो भी हमारी संख्या है वो x के बराबर है, x बराबर में 0.4777, इस प्रकार से ये हमारी संख्या है। ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण है। अब क्या करना होगा, यहां पर देखो सिर्फ एक ही संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। पीछे वाले पेज पर मैंने आपको बताया था अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो हमें 10 से गुना करना होता है पूरे के पूरे समीकरण को, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ हमें 10 से गुना करना है। तो यहां पर लिखता हूं दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, x यहां पर हमारा है इसको 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 10x बराबर का निशान लगा लेंगे। यहां पर है हमारा 0.4777, इसको अगर 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा दशमलव है ये 4 के पीछे भाग जाएगा। यहां पर आ जाएगा हमारा 4 दशमलव, उसके बाद वाली संख्याएं 7 7 7, इसी तरह से आगे चलती रहेंगी। ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। पहला और दूसरा समीकरण हमें जैसे ही प्राप्त हो जाएगा हमें दूसरे वाले समीकरण में से पहले वाले समीकरण को घटा देना है। तो उसके लिए यहां पर मैं लिखूंगा दूसरे में से पहले को घटाएंगे, यानी कि दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटाएंगे। तो सबसे पहले जो भी हमारा दूसरा समीकरण है उसको यहां पर ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। दूसरा समीकरण हमारा है 10x बराबर में हमारा आ जाएगा यहां पर 4.777, इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा। दूसरा वाला समीकरण हम लिखने के बाद पहले वाला समीकरण इसी के नीचे हमें लिख देना है। पहला वाला समीकरण हमारा है x बराबर में 0.4777, इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा। एक लाइन लगा लेंगे, घटा का यहां पर निशान लगा लेंगे, ऊपर 10x नीचे x, 10x में से x को घटा देना है तो यहां पर हमारा आ जाएगा 9x, बराबर का निशान लगा लेंगे। अब यहां पर आपको देखना है, ध्यान पूर्वक देखना जो भी मैं बताने जा रहा हूं। देखो यहां पर 7 7 7, यहां पर भी 7 7 7, घटने पर 0 हो जाएगा। घटाने यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी मेरा ये वाला 7 है इसमें से इस वाले 4 को घटाना, 7 में से 4 को घटाएंगे तो यहां पर हमारा 3 आ जाएगा। इसके पीछे जो वो 7 यहां पर है ना, इनको इन वाले 7 में से जो भी हमारे ये वाले 7 आते हैं इनमें से ये 7 सारे के सारे घट जाएंगे, 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पर 7 में से इस 4 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद जो भी दशमलव है उसके स्थान पर हमारा दशमलव आ जाएगा। उसके बाद यहां पर 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। हमें क्या मिला है यहां पर 4.3, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाने पर। बहुत आसान है। अब x का मान क्या होगा, यहां पर एक रेखा लगा लेता हूं, आगे हल करेंगे। यहां पर हमें क्या करना है, अब x का मान ज्ञात करना है। तो x यहां पर ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा, बराबर का निशान लगा करके यहां पर 4.3 जो है ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। उसके बाद 9 यहां पर x के साथ कैसे है, ये वाला 9 गुना में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में, यानी कि नीचे की तरफ यहां पर 9 आ जाएगा। ऊपर वाली संख्या हमारी दशमलव में है, अगर हम बिंदु हटाना चाहते हैं तो क्या करें, अगर हम 4.3 को 10 से गुना कर दें तो बिंदु हट जाएगा, सिंपल है ना। तो हम क्या करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी 10 से गुना कर देते हैं। x का मान क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा 4.3 है, 10 से गुना करने पर यह हो जाएगा 43 बटे में जो भी हमारा 9 है उसको 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90। यानी कि जो भी हमारा ये है 0.477 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका p बटा q रूप क्या हो जाएगा 43 बटे में 90। ये हो जाएगा हमारा उत्तर क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे वाले भाग के लिए। दूसरा वाला भाग हमने कंप्लीट किया। अब तीसरा वाला भाग भी है, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी यानी कि तीसरा वाला भाग हमारे सामने है। इसमें दिया है 0.001। यहाँ पर 3 ऐसी संख्याएं हैं दशमलव के बाद जिन पे बार लगा हुआ है। अगर हमारी एक संख्या होती है बार में, बार एक संख्या पे लगा होता है तो 10 से गुना करते हैं। दो संख्याओं पर लगा होगा तो यहाँ पर 100 से गुना किया जाएगा। अगर 3 संख्याओं पर लगा है तो 1000 से हम गुना करते हैं। इस वाले बिंदु को ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर 3 संख्याओं पर बार लगा हुआ है। सबसे पहले जो भी हमारी ये संख्या है इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं 0.001 001 001। ठीक है, 001 इसमें बार बार आवृत्ति होगी 001 की। अब क्या करेंगे, जो भी मेरी ये संख्या है मानूंगा मैं इसको हल में। सबसे पहले क्या करना है, माना जो भी मेरी संख्या है वो x के बराबर है। x बराबर में 0.001 001 001 इसी प्रकार से ये संख्या हमारी चलती रहेगी। ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। आसानी से हमने किया। अब क्या करना होगा, जो भी हमारा समीकरण है 3 संख्याओं पर बार लगा हुआ है, क्लियरली दिख रहा है, तो हम 1000 से गुना करेंगे। तो उसके लिए यहां पर लिखूंगा दोनों तरफ 1000 से गुना करेंगे। x में 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000 x, बराबर का निशान लगा लेंगे। यहां पर अगर 1000 से गुना करेंगे, 10 से गुना करते थे तो दशमलव एक संख्या को पीछे छोड़ता था। अब हम 1000 से कर रहे हैं। 1000 में कितने शून्य होते हैं? 3 शून्य होते हैं। यानी कि अब की बार जो हमारा ये दशमलव है ये 3 संख्याओं के पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा दशमलव। कहां पर आ जाएगा? यहां पर एक के पीछे आ जाएगा। तो जो भी हमारी संख्या है वो हो जाएगी 1.001 001। इसी प्रकार से ये आगे चलती रहेगी। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर दूसरा। जैसे ही दूसरा समीकरण मिलेगा, दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को अब घटाना है तो यहां पर उसके लिए लिखना होगा, दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटाएंगे। दूसरे में से पहले को घटाना है तो दूसरा समीकरण सबसे पहले यहां पर लिखा जाएगा जो हमारा है 1000x बराबर में आ जाएगा हमारा 1.001 001। इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा। इसी के नीचे पहले वाला समीकरण लिखा जाएगा। पहले वाला समीकरण हमारा x बराबर में 0.001 001 इस प्रकार से है। एक लाइन यहां पर लगा के घटा का निशान लगा लेना है। हमारे पास 1000x हैं। 1000x में से एक x की कमी हो जाती है, एक x घट जाता है। 1000 रुपए आपके पास हैं, 1 रुपया अगर चला गया तो कितने बचेंगे आपके पास? 999 बचेंगे। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 999 x बराबर का निशान लगा लेंगे। अब दशमलव के बाद देखो, दशमलव के बाद हमारी संख्या ऊपर और नीचे एकदम सेम है, एकदम बराबर है। यानी कि दशमलव के बाद की संख्याएं हमारी घटकर शून्य हो जाएंगी। दशमलव से इधर वाली जो संख्याएं हमारी है 1 और 0, इनको हमें देखना है। 1 में से 0 को घटाएंगे तो हमारा यहां पर 1 आ जाएगा। x का मान क्या होगा? x बराबर में 1 तो हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। जो 999 x के साथ गुना में है ये दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा। यानी कि यहां पर आ जाएगा 1 के बटे में 999। जो भी हमारी ये संख्या है 0.001, इसको p बटा q रूप में लिखेंगे तो 1 बटा 999 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो जाएगा हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 इसी उत्तर के साथ हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 भी है अभी प्रश्नावली में, तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का सामना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है 0.999 को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। जो भी हमारा 0.999 है, सबसे पहले तो इसको p बटा q के रूप में लिख लेते हैं। उसके बाद उत्तर आने के बाद देखेंगे कि कितना आश्चर्य आपको होगा। कमेंट करके जरूर बताना अगर आश्चर्यचकित होते हो तो। सबसे पहले जो भी हमारा 0.999 है हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.9। अगर हमारा 9 इसमें बार बार आ रहा है तो बार सिर्फ एक ही संख्या 9 पर लगेगा। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे 0.9999। इस तरह से ये हमारी संख्या आएगी। अब हल करने के लिए p बटा q के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मानना है हमें कि माना जो भी हमारी संख्या है वो x के बराबर है। x बराबर में 0.999
इस प्रकार से ये हमारी संख्या है। ये हमारा समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। अब समीकरण नंबर पहला करने के बाद क्या करना होगा हमें, अगर एक संख्या पर बार लगता है तो हमें इसे 10 से गुना करना होगा पूरे के पूरे समीकरण को। तो उसके लिए यहां पर लिखूंगा, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। x को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, बराबर का निशान लगा लेंगे। 0.999 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो जो दशमलव है वो 9 के पीछे चला जाएगा, यानी कि हमें प्राप्त होगा 9.999। इस तरह से ये संख्या हमारी आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर दूसरा। जैसे ही दूसरा समीकरण हमें मिला, दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटाना है तो उसके लिए यहां पर लिखा जाएगा, दूसरे में से पहले को घटाएंगे, यानी कि दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को हमें घटाना है। दूसरे समीकरण में से घटाना है तो दूसरा समीकरण ऐसा का ऐसा सबसे पहले यहां पर लिखा जाएगा। जो हमारा यहां पर है 10x बराबर में 9.999। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। इसी के नीचे जो हमारा पहला समीकरण है वो यहां पर लिखा जाएगा। पहले वाले समीकरण कौन सा है, ये वाला समीकरण यहां पर हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, x बराबर में 0.999। इस प्रकार से ये संख्याएं चलती रहेंगी। एक लाइन लगा के घटा का निशान लगा लेंगे। 10x में से x को घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा मेरा 9x, बराबर का निशान लगा लो। अब यहां पर देखो, दशमलव के बाद 999, यहां पर भी दशमलव के बाद 999, यानी कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाने पर दशमलव के बाद कुछ भी नहीं आएगा। दशमलव से इधर वाली संख्या देखनी है हमें, 9 है और 0 है। 9 में से 0 यानी कि 0 को घटाएंगे, 9 की प्राप्ति ही हमें हो जाएगी। अब एक रेखा लगा लो और ध्यान से यहां पर देखना, जो भी मेरा x है बराबर में 9 है, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। x और बराबर में 9 यहां पर आ गए हैं। x के साथ में जो 9 गुना में है दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा भाग में। ऊपर भी 9 है, नीचे भी 9 है। 9 के पहाड़े से इसको हम काट देते हैं, 9 एकम 9 हो जाएगा, यानी कि x का मान हमें मिलता है यहां पर 1। अब कितने आश्चर्यचकित हुए हो इस उत्तर से, ये कमेंट करके जरूर बताओ। और आपके जो भी अध्यापक हैं या फिर आपकी कक्षा में पढ़ने वाले आपके साथी हैं, उसके साथ इस उत्तर की चर्चा भी जरूर करना और मुझे बताना क्या चर्चा आपकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हमने यहां पर ज्ञात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 करना है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। बहुत आसान है, इतना लंबा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस 1/17 का दशमलव प्रसार हमें बताना है। तो हल में क्या करें, जो भी हमारा 1 है उसको अंदर रखेंगे और 17 को बाहर रखेंगे 1 को भाग करने के लिए। सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी मेरा 1 है 17 से छोटा है तो उसके पीछे मुझे 0 लगाना होगा। 0 लगाने की यहां पर बदले हम 0 लगा लेंगे। अपनी तरफ से हमने जो 0 लगाया है उसके बावजूद भी आप देखो 17 से छोटे संख्या यहां पर है, तो क्या करें, एक और 0 की आवश्यकता होगी। यहां पर एक और 0 अपनी तरफ से लगा लेते हैं, तो यहां पर भी हमें 1 0 लगानी होगी। 2 0 हमने लगाई हैं 1 दशमलव के बदले और 1 यहां पर 0 हमने लगा दी है। अब 17 के पहाड़े की आवश्यकता होगी। 17 का पहाड़ा यहां पर आपके लिए मैंने लिख दिया है। 17 का पहाड़ा कितने पर लेकर जाएं, 17 पंजे ये होता है 85। 100 में से 85 को घटाएंगे तो आ जाएगा 15। इसके पीछे 0 अपनी तरफ से लगा लेंगे। भाग करते चले जाना है, जल्दी जल्दी मैं आपके लिए कर देता हूं। 17 के पहाड़े में 17 अट्ठे होता है 136। 150 में से 136 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा मेरा 14। इसके पीछे 0 लगा लेंगे। फिर से 17 अट्ठे ये होता है 136। 140 में से 136 को घटाएंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा 4। इसके पीछे 0 लगा लेंगे। 17 दूनी होता है यहां पर 34। 40 में से 34 को घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 60। उसके बाद 17 तिये होता है 51। यहां पर 60 में से 51 को घटाएंगे 9 आ जाएगा। 0 लगा लेंगे। 17 के पहाड़े में 17 पंजे होता है 85। 90 में से 85 को घटाएंगे तो 5 हमें मिल जाएगा। 0 हम अपनी तरफ से लगा लेंगे। अभी भी हमारा भाग चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या करें, जो मेरा 50 यहां पर आया है एक रेखा बना देता हूं इस तरह से, और जो मेरा 50 यहां पर आया है वो मैं लिख लेता हूं।
अब मुझे क्या करना होगा, 17 के पहाड़े में 17 दूनी होता है, यहां पर लिखेंगे 17 दूनी, यहां पर आ जाएगा मेरा 34। से कहने का अर्थ ये है कि भाग को हम यहां पर आगे जारी कर रही हैं, ऐसा का ऐसा। 17 के पहाड़े में 17 दूनी होता है, यहां पर 34, 50 में से 34 को घटाएंगे 16 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर जीरो लगा लेंगे, शून्य लगा लेंगे। 17 के पहाड़े में 160 नहीं आता है, लेकिन 17 नीवे होता है 153, यहां पर 153 लिख देंगे। उसके बाद यहां पर 160 में से 153 को घटाएंगे 7 आ जाएगा, शून्य लगा लेंगे। 17 चौके 68 होता है, 17 चौके 68 यहां पर आ जाएगा। 70 में से 68 को घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा मेरा 2, शून्य लगा लेंगे। 17 एकम हो जाएगा यहां पर 17, 20 में से 17 को घटाएंगे तो मेरा 3 आ जाएगा, इसके पीछे शून्य लगा लेंगे, फिर से 17 एकम 17 हो जाएगा। यहां पर 30 में से 17 को घटाएंगे तो आ जाएगा यहां पर 13, शून्य लगा लेंगे। 17 को 7 से गुना करेंगे, 17 सत्ते ये होता है गाइस 119। 130 में से 119 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 11, इसके पीछे अपनी तरफ से शून्य लगा लेंगे। फिर से यहां पर एक रेखा लगाएंगे, बहुत लंबी ये भाग होने वाली है जैसा आपको दिखाई दे रही है। यहां पर जो हमारा 110 आया है, इसको ऊपर की तरफ यहां पर लिखेंगे, हमें मिला है 110, 11 मिला था, एक हमने जो शून्य है वो अपनी तरफ से लगा लिया। इसके बाद 17 के पहाड़े में 17 छिके ये होता है हमारा 102, यहां पर 110 में से 102 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, शून्य अपनी तरफ से लगा लेंगे। 17 चौके ये हो जाएगा हमारा 68, 80 में से 68 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा 12, शून्य यहां पर लगा लेंगे। 17 को 7 से गुना करेंगे, 17 सत्ते ये होता है हमारा 119। अगर आप ध्यान से देखोगे तो शेषफल में हमें 1 मिला है। शुरुआत जब हमने की थी कहां से की थी, 1 से ही शुरुआत हमने की थी, यहां पर हमारा 1 था, वापस से हमें शेषफल में 1 मिल गया है। यानी कि जो भी हमारा 1 को अगर हम 17 से भाग देते हैं 1/17 का दशमलव प्रसार प्राप्त करने के लिए, तो ये हमारा दशमलव प्रसार प्राप्त हमें होता है। हमसे पूछा क्या गया है कि पुनरावृत्ति खंड अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, कितने अंक आएंगे। यहां पर ध्यान से देखो, इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल 16 अंक आएंगे दशमलव के बाद, और इन 16 के 16 अंकों पर हमें इस तरह से बार लगाना होगा, क्योंकि यहां पर आगे जब हम विभाजन क्रिया करेंगे तो यही अंक हमारे दोबारा से, इनकी दोबारा से आवृत्ति होती है। तो एक लाइन यहां पर हम लिख भी देंगे, 16 अंकों के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। बहुत लंबी विभाजन ये क्रिया है, आसानी से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर, जो भी 1/17 है उसका दशमलव प्रसार, और 16 अंकों के बाद संख्या दोबारा से आती हैं इसमें। ठीक है, आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है P बटा Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। हमें कुछ उदाहरण लेने हैं P बटा Q के रूप में, जहां पर P और Q इनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और दशमलव प्रसार जो है ना वो शांत होना चाहिए। ऐसी P बटे Q की हमारी संख्याओं के उदाहरण हमें लेने हैं। तो हल के लिए यहां पर सबसे पहले मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे मैं 7/2 ले लेता हूं। अगर इसका दशमलव प्रसार मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा 3.5। आप देख सकते हो 7/2 का दशमलव प्रसार 3.5 हो गया, शांत दशमलव प्रसार है। एक और उदाहरण ले लेते हैं यहां पर। अगर मैं 11/5 उदाहरण के तौर पर ले लेता हूं तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 2.2 आपको मिल जाएगा। यहां पर भी हमें शांत दशमलव प्रसार मिल जाता है। अगर एक और अन्य उदाहरण ले लेता हूं मैं, 23/10 ले लेता हूं, तो यहां पर भी मुझे क्या मिलेगा, 2.3 मिल जाएगा। ये दशमलव प्रसार सारे के सारे शांत हैं। एक बात यहां पर आपको समझनी पड़ेगी कि जो भी मैंने उदाहरण लिए हैं उनके नीचे वाली संख्या पर आपने ध्यान देना है। अगर नीचे वाली संख्या में 2 हो, 5 हो या फिर 2 पंजे 10, 10 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 गुना में
5 इस रूप में मैं लिख सकता हूं। अगर हमारी हर में नीचे वाली संख्या 2 हो, 5 हो या फिर 2 गुणा 5 के रूप में हो तो दशमलव प्रसार हमेशा शांत ही आएगा। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। यही चीजें हमें यहां पर बोली गई है कि कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अंश ऊपर वाली संख्या होती है, हर नीचे वाली संख्या होती है। तो जो भी हर होगा उसमें 2, 5 या फिर 2 और 5 का गुणा हो रखी हो तो हमें शांत दशमलव प्रसार हमेशा मिलेगा। यही चीज हमें यहां पर संतुष्ट करनी है तो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। किसी भी संख्या का आप उदाहरण यहां पर ले सकते हो। एक लाइन में यहां पर यह भी लिख देना है हमें, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जब हर में 2 या फिर 5 या इनके गुणांक हों। यहां पर आप देख सकते हो 2 है, यहां पर 5 है या फिर 2 गुणा में 5 यानी कि 10 हो। अगर इस तरह से हमें हर दिया गया है तो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा किसी भी परिमेय संख्या का। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इतना ही समझना था। कुछ उदाहरण यहां पर हमने ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हों। ऐसी 3 संख्याएं हमें बतानी है जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होती हैं। तो सबसे पहली संख्या तो हमारी पाई हो जाएगी। पाई का जो दशमलव प्रसार है वो क्या होता है? 3.1415926 इस तरह से ये चलता रहता है, कहीं पर भी अंत नहीं होता। और जो भी इसमें संख्याएं आई हैं वो कोई भी रिपीट नहीं होती हैं। संख्याएं जो हैं दशमलव के बाद वो चलती रहती हैं। ये कैलकुलेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। आप खुद भी करके इसको देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमने पाई लिख दिया है। 3 संख्याएं लिखनी है ना। दूसरी संख्या हम यहां पर लिख देते हैं। दूसरी संख्या कोई भी आप लिख सकते हो। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं 0.1, उसके बाद 0.11, 0.111, उसके बाद 0.111, इस तरह से संख्या हमारी ये चलती चली जाएगी। यानी कि कुछ भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। यहां पर 10 आया है, फिर 110 आया है, फिर 1110 आया है, फिर इसके बाद आगे कुछ भी रिपीट नहीं होगा और हमारी संख्या इसी तरह से चलती चली जाएगी। उसके बाद तीसरी संख्या भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं 0.08, 008, उसके बाद फिर से 3 0 करके 8 लिख देता हूं, फिर 4 0 करके 8 यहां पर लिख देता हूं। इस प्रकार से ये संख्या चलती चली जाएगी। हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिसकी अनवसानी अनावर्ती हो दशमलव प्रसार। तो आप देख सकते हो 08008 0008 कुछ भी इसमें रिपीट होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है कि हम किसी संख्या पर बार लगा सकें। मान लो अगर हम 08 पर बार लगाते हैं, लेकिन यहां पर जो 008 आ गया, बार लगाना पॉसिबल ही नहीं है। ये हमने 3 उदाहरण ले लिए हैं ऐसी संख्याओं के जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। इस तरह से आप अपने खुद भी बना के उदाहरण कोई भी लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो ये हो गए हमारे उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। 8 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ जाता है। इसमें हमें दिया है परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 दी गई हैं और हमें ज्ञात करने को बोला है कि अपरिमेय संख्या ज्ञात करो, इनके बीच की, वो भी 3 अलग अलग होनी चाहिए। बहुत आसान है। जो हमारा पहली संख्या 5/7 है इसको यहां पर लिख लेना है 5/7। 5/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ज्ञात किया था, वही तो होगा हमारा। इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 71 42 85। एक सेकेंड, यहां पर गलती हो गई हमसे। 0.71 42 85 ये दशमलव प्रसार हो जाएगा 5/7 का। और 9/11 का दशमलव प्रसार क्या होगा? एक साइड में आप इस तरह से हल करके ज्ञात कर सकते हो। इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.81। इसमें 8 पर बार लगेगा। अब यहां पर जो मैं बोलने वाला हूं उस बात को ध्यान देना। देखो यहां पर कितना है, दशमलव के बाद 7 1 है, ठीक है, और यहां पर दशमलव के बाद 8 1 है। तो मैं जो पहली संख्या यहां पर लिखने जा रहा हूं उस संख्या पर ध्यान देना। मान लो ये हमारा 7 1, दशमलव 7 1 की बजाय इसे 71 मान लो और इसे हम 81 मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 0.72 लिख लेते हैं, ठीक है, 72, उसके बाद 0 7 2 लिख के
2 बार 0 लगा दो, 7 2 लिख के 3 बार 0 लगा दो, उसके बाद 7 2 लिख के 4 बार 0 लगा दो। इसी तरह से ये हमारी संख्या चलती रहेगी। ये 0.71 और 0.81 के बीच में आएगी। इस तरह से आपने लिख देनी है। बिल्कुल इसी तरह से अगली संख्या क्या लिखूंगा, 0.73, फिर यहां पर लिख देता हूं 733, उसके बाद फिर से 7 लिख के 3 बार 3 लिख देता हूं, फिर 7 लिख के 4 बार यहां पर मैं 3 लिख देता हूं। इसी तरह से ये संख्या हो जाएगी हमारी। ये अपरिमेय संख्या है सारी की सारी। इसी तरह से एक संख्या और हमें लिखनी है, 0.80 लिख दो। देखो 7 1 और 8 1 के बीच में हमारा 8 शून्य आता है। उसके बाद फिर से यहां पर हम लिख देंगे 8 0 0, फिर लिख के 8 1 2 3 बार 0 कर देंगे, फिर 8 लिख के 4 बार यहां पर शून्य कर देंगे। इसी तरह से ये संख्या हमारी हो जाएगी। आप अनगिनत संख्याएं इस तरह से लिख सकते हो, सिर्फ हमारे 5/7 और 9/11 के इन दोनों संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं अनगिनत लिखी जा सकती हैं। हमें तो सिर्फ 3 ही लिखनी थी, ये हमने लिख दी है। अपनी तरफ से भी कोई बनाकर लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, वो भी उत्तर आपका सही होगा। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर। प्रश्नावली 1.3 का आखिरी क्वेश्चन अभी बचा है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। प्रश्नावली का आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। इसमें दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। यहां पर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सी परिमेय संख्याएं हैं, कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। आपको बता दूं, अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है तो वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो जाए तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। बहुत आसान है ना। तो सबसे पहले वाले भाग को देखो, इसमें हमें दिया गया है 23, रूट के अंदर डाला गया है इसे। 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। कोई भी अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर आती है तो वो होती है हमारी परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या। यहां पर लिख देंगे, ये हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे वाले को देखो, इसमें दिया है रूट के अंदर 225 हमें दिया गया है। अब अगर हम इसको हल करते हैं, ये अभाज्य संख्या तो नहीं है, ये 15 के पहाड़े में आती है। अगर हम रूट के अंदर 2025 के गुणनखंड करते हैं तो ये मिलेगा हमें 15 गुना में 15 के रूप में। और रूट के अंदर अगर जोड़ा बन जाता है किसी भी संख्या का तो वो संख्या बाहर निकल कर आ जाती है 1, तो 15 बाहर निकल कर आ जाएगा। अब आप देखो, जो भी हमारा ये 15 है इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। 15 के नीचे मैं अपनी तरफ से 1 लगा सकता हूं, यानी कि ये हो जाएगी मेरी एक परिमेय संख्या। इसके सामने यहां पर लिख देंगे परिमेय संख्या। किस तरह से परिमेय संख्या हुई है ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद आ जाते हैं तीसरे पर। इसमें दिया है 0.3796। आप ध्यान से देखो इसे, ये किस तरह का दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। अगर शांत दशमलव प्रसार है तो क्या होगा हमारा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लिखेंगे इसके सामने परिमेय संख्या। ठीक है, बिल्कुल आसान ही तो है, क्या इसमें मुश्किल लगा आपको? कुछ भी नहीं, शांत दशमलव प्रसार में परिमेय संख्या हमारी हो जाती है। उसके बाद यहां पर देखो 7.478 जो इसमें 478 है दशमलव के बाद वो रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 7.478। 478 इसमें फिर से आ रहा है, तो इस 478 पे मैं बार लगा सकता हूं। संख्याओं की आवृत्ति हो रही है, अगर संख्याएं की आवृत्ति हो रही है तो ऐसे दशमलव प्रसार को कहा जाता है अनावसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। और ये अनवसानी आवर्ती परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहां पर लिख देंगे इसके सामने, ये भी हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या। इसके बाद आखिरी में पांचवां दिया गया है। इसमें देखो 0.2 जगह दशमलव लग गया है, तो एक दशमलव को यहां से मैं हटा देता हूं। ठीक है, ये एक नहीं है, यहां पर हमारा क्या है 0.10 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0। कुछ भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। ये किस तरह का दशमलव प्रसार है, अनवसानी अनावर्ती। और इस कंडीशन में जो हमारी ये संख्या है ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। यहां पर लिख देंगे अपरिमेय संख्या। अगर कोई भी हमारी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है जैसा यहां पर है, तो वो हमारी संख्या अपरिमेय संख्या
कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो भी हमें संख्याएं दी गई थी हमने बता दिया है कौन सी परी में है कौन सी अपरी में है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है हमारा कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 9 के साथ प्रश्नावली 1.3 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी सहपाठियों के साथ, कक्षा में जो भी आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। जितने भी नए विद्यार्थी आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से कक्षा 9वीं की वीडियो चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पाठ एक संख्या पद्धति की जो भी अन्य वीडियोज हैं, परिचय वाली वीडियो और अन्य प्रश्नावलियों वाली वीडियो, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझना। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।